हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाम्स क्लासेस। आज स्टूडेंट्स आपके सामने लेकर आए हैं बीए फाइनल ईयर का ग्लोबलाइजेशन। यस, अब सवाल ये उठता है, ग्लोबलाइजेशन वैसे भी टफ सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन ढूंढना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। सारे क्वेश्चन जो आते हैं इसमें वैश्वीकरण से रिलेटेड आते हैं, तो ये नहीं पता चलता कौन सा वाला याद करें और कौन सा नहीं याद करें। इतने सारे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस समय पजल हो रहे हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन, सारे पजल का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं आज आपको बताने जा रहा हूं, मात्र 12 क्वेश्चन से, जिससे आपको अपने नोट से या फिर अपनी बुक से जो मटेरियल है उनसे आंसर ढूंढने हैं इसके, और नोट्स बना लेने हैं। पहले से तैयार रहेंगे और एग्जाम में लिखना आसान होगा। तो आइए चलते हैं फिर। अगर हाँ, एक चीज और, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो, जितनी भी अपडेट वीडियोस हैं, आप तक टाइम पे पहुंच जाए। थैंक यू। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई है। एग्जैक्टली, एफडीआई है। तो क्वेश्चन में एफडीआई क्या होता है, इसके रूप बताने हैं और इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। मतलब एफडीआई क्या होता है, यानी कि जब एक देश दूसरे देश में निवेश करता है, जैसे मेट्रो जापान ने इंडिया में किया है, ये एफडीआई है। एग्जैक्टली। और इसके रूप बताने किस तरीके से निवेश होते हैं, मतलब कोई या तो पूरा निवेश खुद करता है या फिर दूसरी कंपनी से पार्टनरशिप कर लेता है, जैसे हीरो और होंडा थी, अब नहीं है, राइट। ऐसे, या फिर किसी कंपनी जाके खरीद लेता है, जैसे वोडाफोन ने हच कंपनी को खरीद लिया। ये सारे पार्ट होते हैं एफडीआई के। एग्जैक्टली। इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं भैया? सारे लाइसेंस कैंसिल करने पड़ते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रथा है वो खत्म करनी पड़ती है, मुक्त व्यापार करना पड़ता है, टैरिफ खत्म करना पड़ता है यानी कि प्रशुल्क जो है, और उदारवादी नीति अपनानी पड़ती है देश में। जहाँ सारे नियम है उनको ढीला करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, वीजा सिस्टम लूज कम करना, मतलब इजी करना पड़ता है, उदार करना पड़ता है। इसी वजह से एफडीआई को बढ़ावा मिलता है। और भी साथ में हमें सारी सुविधाएं देनी पड़ती है, सेज बनाना पड़ता है। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमी जोन, यानी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया और कोलकाता हो गया, इस तरीके की सिटी बनानी पड़ती है, तब जाके वो निवेश करते हैं। ऐसे ही अब आता है एफडीआई के लाभ और हानि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, सेकंड एफडीआई के लाभ और हानि। ये क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ सकता है, इसी के साथ पूछ सकते हैं, ये ना पूछ के ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन में बदल दिया है। एफडीआई के लाभ और हानि, हाँ लाभ भी है। लाभ क्या होता है? रोजगार मिलता है, इससे लोगों को बिल्कुल नई नई टेक्नोलॉजी आती है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, मतलब लोगों का रहन सहन अच्छा हो जाता है। बाहर की कंपनी आने से बाहर की कंपनी आने से कंपटीशन अच्छा हो जाता है, इससे हमारी कंपनियां भी कुछ मेहनत करने लगती है, प्रोडक्ट में क्वालिटी आ जाती है। ये सारे लाभ थे। और हानियां क्या होती है भैया? एक, बाहर की कंपनी के आने से हमारी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाती हैं, सारा प्रॉफिट वही ले जाते हैं, और इससे उनकी वस्तु हमसे ज्यादा अच्छी होती है, तो हमारे यहाँ के लोग उनकी वस्तु खरीदने लगते हैं, यानी कि आयात बढ़ जाता है। तो इससे हमारा जो भुगतान संतुलन है वो असंतुलन हो जाता है, क्योंकि हमारा सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? विदेश में। तो ये एफडीआई था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण किस प्रकार कृषि को प्रभावित किया? बिल्कुल, इसके दो अच्छे रूप बता सकते हो, अच्छे और बुरे भी। अच्छे में बता सकते हो कि यानी कि कृषि के लिए अच्छे बीज आ गए, यानी कि उर्वरक आ गई, मशीनरी आ गई, कई सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई, और अब बीजों में फेरबदल हो गया। पहले बीज एक ही उगाते थे, अब नए तरीके के अलग अलग वेराइटीज निकलने लग गई, कीड़े मारने की दवा आ गई। इन सब से हमने खेती की, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिया। पहले हम आत्मनिर्भर खेती करते थे, अब हम व्यापारिक खेती करते हैं, मतलब व्यापारिक कृषि, यानी कि जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, यानी कि जो अनाज हम पैदा करते हैं और बेचते हैं, जैसे कि गन्ने की खेती करके फिर बेचे चीनी की फैक्ट्री को, ऐसा ही। अब माइनस पॉइंट अगर कहेंगे, हानि क्या हुई भैया? कृषि के को हानियां हुई है। एक तो मिट्टी की जो उर्वरकता थी वो खत्म हो गई है, बीजों का यूज करने से, बार बार फेर बदल करने से उनकी जो पोषण तत्व वो खत्म हो गए हैं, कई सारे रसायनों का प्रयोग हो रहा है, जिससे हमारे फल वगैरह प्रभावित हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल। और इससे ये किसानों की बुरी हालत है कृषि की आज भी, और सारी कृषि जो है कंपनियों के हाथ चली गई है, ठेके में ले लेते हैं वो लोग, और किसानों का शोषण होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार प्रतिरूप के मुख्य आयाम बताइए। यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में, यानी कि आज पूरे विश्व में जब एक साथ व्यापार कर रहे हैं, वैश्विक व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य आयाम बताइए। तीन आयाम होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आर्थिक,
सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। आर्थिक रूप से भैया सब में निवेश होता है, व्यापार बढ़ता है, वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, और श्रम का बाजार, श्रम मतलब मिल जाते हैं, सस्ते श्रम मिल जाते हैं। ये आर्थिक आयाम बता रहा हूँ। इससे क्या होता है, विकसित देश विकासशील देशों में अपनी वस्तु बेच भी लेते हैं, और विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, और उनकी उत्पादन वाली वस्तु भी मिल जाती है। बिल्कुल। माइनस पॉइंट भी है, इससे उनको घाटा भी है, उनकी वस्तु बिकती है विदेशों की और अपनी देश की नहीं बिकती है, राइट। ऐसे ही हम सांस्कृतिक आयाम बोल सकते हैं, यानी कि विदेश के लोग आते हैं, अपना कल्चर फैला देते हैं, अपना ही कल्चर बेच रहे हैं, मतलब जैसे वैलेंटाइन डे मनाना, उसमें गिफ्ट ये सब, चॉकलेट उनके देना, ये सारी चीजें, मतलब उनके माध्यम से हम उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश सीखना उनकी, और फिर जाके जॉब करना, तो ये सारी चीजें जो हैं आयाम को दर्शाती हैं। राजनीतिक आयाम भी होता है, यानी कि उनकी नीति अपनाई जाएगी, यानी कि आप सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, बिल्कुल, तो राजनीतिक आयाम है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण है उसके 3 प्रकार के आयाम होते हैं व्यापार में, ठीक है। तीनों से व्यापार चलता है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। आगे चलते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, असमानता और आर्थिक एकीकरण के लाभ और हानि बताइए। पहले तो मैं बताऊंगा वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, यानी कि अस्थिरता का मतलब होता है परमानेंट लाभ नहीं। यस, एग्जैक्टली। यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में, यानी कि विश्व में जब सारे एक ही अर्थव्यवस्था में, तो अस्थिर क्यों है, स्थिर क्यों नहीं है, परमानेंट नहीं होता, क्योंकि शुरू में तो लाभ होता है विकासशील देशों को, लेकिन बाद में ये खत्म हो जाता है, विकसित देशों को ही होता है। असमानता, यानी कि जब विकसित देश एक विकासशील देश में कोई भी निवेश करता है, तो भैया दोनों को बेनिफिट बराबर होना चाहिए, लेकिन वो 80% कमाता है और वो 20%, यानी कि असमानता ये है। अब आर्थिक एकीकरण के लाभ और हानि। लाभ पहले ये होता है, आर्थिक एकीकरण क्या होता है, जब सारे देश की कंपनियां मिलकर एक ही जगह पर एक ही बाजार में अपनी वस्तु बेचे, उसे आर्थिक एकीकरण कहते हैं। लेकिन इसके प्रॉफिट क्या है भैया, सारी वस्तु एक साथ मिल जाती है, सबकी कीमत में कमी आ जाती है, प्रतियोगिता बढ़ जाती है, बिल्कुल। सारी कंपनियों के आने से जो कंज्यूमर है, यानी कि ग्राहक है, वो अपनी मर्जी से वस्तु खरीद सकता है, अपने बजट के अनुसार खरीद सकता है, बिल्कुल। और इससे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, सूचना क्रांति आती है, इंटरनेट वगैरह ये सारी सुविधाएं आती है। हानि भी है भैया, इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा बाहर की कंपनी ले जाती है, बिल्कुल। अपनी वस्तुओं का लोभ देकर लोगों को लोभ दिखा देती है। सारे लोग जो हैं, एक घरेलू देश की जो जनता होती है, वो लालच में, सस्ते के लालच में अपना पैसा बाहर बहा देते हैं, यानी कि उनकी वस्तु खरीद लेते हैं, तो ये हानियां है हमारी। अब आता है अपतटीय बैंकिंग की मुख्य विशेषताएं और लाभों की व्याख्या कीजिए। बहुत इजी है। अपतटीय बैंकिंग को ऑफ शोर भी कहते हैं, ऑफ शोर, यस एग्जैक्टली। इसका मतलब होता है, ये वो बैंक होते हैं जो अपने देश में ना होकर दूसरे देश में होते हैं। ये वो बैंक होते हैं जो अपने देश में नहीं, दूसरे देश में होते हैं, लेकिन हाँ, हम अपना पैसा यहाँ पे जमा करा सकते हैं, एग्जैक्टली। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, स्विस बैंक जो स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पर हमारे देश के मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, बहुत सारे लोगों का पैसा जमा है, ब्लैक मनी भी जमा है। तो ये है आपका अपतटीय बैंकिंग। इसके बारे में बताना है, ऐसे कई और भी बैंकिंग है, जैसे यूरो बैंक जो डॉलर और यूरो की मुद्रा को जमा करता है। तो इसकी खासियत क्या होती है भैया, ये बहुत सारी इसकी खासियत है। इसकी खासियत क्या है कि ये सभी देशों की मुद्राओं को जमा करता है, लोन देता है सस्ते में, ब्याज दर इसकी सस्ती है, कोई भी लोन ले सकता है, किसी भी देश के किसी भी बिजनेसमैन का पैसा जमा करता है ये, और गोपनीय रखता है, यानी कि प्राइवेसी फुल है। यहाँ तक कि उसके देश की सरकार तक को नहीं पता चलेगा कि उसका पैसा कितना है। और हाँ, कल को किसी देश में आर्थिक मंदी आ जाए, तो उस समय आर्थिक मंदी के समय हर बंदे की आय को देखा जाता है, यानी कि करप्शन तो नहीं कर रहा है, पैसा सरकार को चाहिए, तो सबके पे नजर रखती है। तो ऐसे में बिजनेसमैन अपने पैसे को बचाने के लिए इस बैंक में पैसा जमा करा सकता है। तो ये थी इसकी विशेषता, और इसका प्रॉफिट भी हुआ। प्रॉफिट क्या, लाभ क्या है कि हम किसी भी देश में पैसा जमा कर, हम इन देशों में, इन बैंकों में पैसा जमा करा सकते हैं, अपनी सुरक्षा रख सकते हैं। कल को कोई आपदा आ जाए तो हम यहाँ से अपना पैसा निकाल सकते हैं, और इसकी बात किसी को खबर भी नहीं पहुंचेगी, किसी सरकार तक को नहीं पहुंचती इसकी बात, बिल्कुल। इसीलिए भारत का भी कितना सारा पैसा स्विस बैंक में है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ की भूमिका और कार्य बताए। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ये क्या है, ये सभी देशों को लोन देता है, एग्जैक्टली। ये आईएमएफ और ये ऑफशोर जो स्विस बैंक मैंने बताया था, ये अलग अलग है, आपको बताया था। आईएमएफ इंटरनेशनल है, इसमें सारे देशों का अपना पैसा होता है। आईएमएफ क्या करता है, हर देशों को जिसमें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनको पैसा देता है, मुहैया कराता है, और साथ साथ में उनके व्यापार को बढ़ाता है, वैश्वीकरण को बढ़ाता है, और उनको नई नई तकनीक बताता है, यानी कि पॉलिसी बताता है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो।
यानी कि जो देशों में असमानता है उसको कम करता है, कम दर पर ब्याज देता है, जो गरीब देश है यानी कि अल्पविकसित है उनको कोटा सिस्टम से यानी कि अनुदान देता है, उनको कम दर पर लोन देता है। एग्जैक्टली ये आईएमएफ था। इसके बाद विश्व बैंक आता है। विश्व बैंक की भूमिका बताएं भैया। आईएमएफ की दूसरी ब्रांच यही है विश्व बैंक, यानी कि इसका दूसरा नाम। विश्व बैंक के उद्देश्य पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक पिछली बार भी पूछा गया था ये। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, जिसका मेन उद्देश्य है सभी देशों को बराबर करना, सभी देशों को विकसित करना, उनको विकास बढ़ाना, समृद्धि करना, उनको कम से कम दर पे लोन मुहैया कराना, इस तरीके की सुविधा विश्व बैंक करता है। हमारे देश में जितने भी यमुना हाईवे एक्सप्रेस बनाए हैं, जितने भी बड़े बड़े पुल या कोई भी बनता है, उस सब के लिए पैसा जो लोन लेती है हमारी कंपनियां वो विश्व बैंक से लेती है। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ की दूसरी है। इसे आप इजीली अपनी बुक से ढूंढ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन 9, वैश्विक व्यापार में गैट की भूमिका। भैया सबसे पहले गैट आया था 1947 में, 1993 तक चला ये। गेट क्या था? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका मतलब है जब उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब में बुरी हालत थी, आर्थिक मंदी का दौर था ही था, तब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ब्रिटेन इन लोगों ने इसका जन्म दिया गेट का। इन्होंने कहा भैया देखो एक तरीके से व्यापार करना है सबको, तो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। कौन किसके साथ व्यापार करेगा? मान लो मुझे अरब देश से तेल चाहिए तो मैं उनसे एग्रीमेंट कर लूंगा, भाई तुम मुझे तेल दोगे तो मैं तुम्हें ये गेहूं सस्ता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से एग्रीमेंट सब देशों ने किया था, जिसे गेट का नाम दिया गया था। ये पूरी तरीके से वैश्वीकरण नहीं था, मैं आपको क्लियर कर दूं। एग्जैक्टली लेकिन फिर भी बहुत बड़ी भूमिका थी इससे गेट, जो आज इसका नाम डब्ल्यूटीओ है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये 1995 में आई और नाम बदलकर, इसी का नाम बदलकर डब्ल्यूटीओ का, गेट का नाम बदल के डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। तो गेट जो था व्यापार को बढ़ाने के लिए था, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हुआ करती थी। किसी के लिए कम टैरिफ लिया जाता था, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा समझौता था जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता था, लेकिन ये खुल के व्यापार नहीं था, ये एक समझौता था। यानी कि एक देश दूसरे देश को क्या क्या वस्तु प्रदान कर रहा है उसके दम पर वो उसको कम कीमत पर वस्तु मुहैया करा सकता था, बस। सभी के लिए नहीं थी नीतियां। तो इसलिए आगे चलकर भैया सबको लगा कि अब हमें मुक्त रूप से व्यापार करना चाहिए, तब जाके विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ। एग्जैक्टली 1995 में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, इसकी भूमिका पूछी जाएगी और इसके उद्देश्य पूछेंगे, आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा नंबर मिलेगा, वहां जाकर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो और बता सकते हो कौन से क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके आंसर देने की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण की प्रकृति और सॉरी लक्षण, लक्षण थे ये, लक्षण यानी कि उसका नेचर क्या है, वैश्वीकरण का नेचर बताना है। नेचर कैसा होता है भाई वैश्वीकरण, नेचर क्या होता है भैया? विकसित देश होते हैं विकासशील में जाके व्यापार करते हैं। विकसित देशों को संसाधन चाहिए होते हैं, विकसित देशों को कच्चा माल चाहिए होता है। एग्जैक्टली सस्ते श्रम चाहिए उन्हें, बिल्कुल, और उन्हें बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। ये सारी कहाँ से मिलेंगी? विकासशील देशों में। इसीलिए वैश्वीकरण की मेन प्रकृति यही है, इसका नेचर ही यही है कि जाकर उनके साथ व्यापार करना। नहीं तो कौन ताकतवर देश एक कमजोर देश में जाके व्यापार करेगा? इसीलिए वो वहां जाके व्यापार करते ताकि उनकी वस्तु बिक भी सके, सस्ता माल भी मिल सके कच्चा, और उनको मशीनों से तैयार करके उन्हीं को बेच सके। इस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपने उत्पादन को बढ़ाना, ये जो है विकसित देशों की चाल है। तो यही है इसकी प्रकृति और लक्षण। अब लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में महिलाओं की स्थिति का में परिवर्तन आया। बिल्कुल, जब से वैश्वीकरण आया महिलाओं की स्थिति बदल गई है। अब महिलाओं में भी इन्हीं की वजह से तो नारीवाद का उदय हुआ। वैश्वीकरण की वजह से बाहर की जब कंट्री आई, जब पता लगा महिलाओं की वहां तो बहुत अच्छी स्थिति है, तो हर देश में सुधार आया। तो वैश्वीकरण के आने से महिलाओं में बहुत बदलाव आ गया। बदलाव कैसे कैसे आया? जैसे अब वो भी जॉब करने लग गई, शिक्षा प्राप्त करने लग गई, अपने पैरों पे खड़ी होने लग गई। अब महिलाओं के साथ शोषण कम होने लग गया। कहीं ना कहीं अब महिलाओं के लिए सुविधा मिलने लगी, कॉल सेंटर और कई सारे ऐसी जगह जहाँ पे महिलाओं को जगह मिल रही है। अब हर जगह हर कंपनी में महिलाओं की जगह बनाई गई, रिसेप्शनिस्ट की जैसे। तो ऐसे में उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई, अब उनके पास भी आय कमाने के साधन हो गए हैं, और इससे महिलाओं के एक जनरेशन के पढ़ने से दूसरी जनरेशन भी सुधार आने लग गया। अगर एक जनरेशन अच्छा पढ़ लेती है महिलाओं में, तो उनकी अगली जनरेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो वैश्वीकरण की वजह से ये परिवर्तन आया, यहाँ तक कि उनके रहन सहन में, पहनावे में, हर चीज में परिवर्तन आया। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने
महिलाओं को वाकई में बदल दिया है। तो ये थे दोस्तों सारे क्वेश्चंस, जो 12 क्वेश्चन आपको करने हैं और मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट वीव दिए हैं। फिर भी आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बना लेना, पॉइंट बना लेना, और नहीं बन पाते हैं तो आखिरी ऑप्शन मैं हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन का नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, उसके पॉइंट्स आपको दे दूंगा और इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। और आप पहले से बना के रखेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी होगी और सीधा आपको आंसर्स लिखने हैं देख कर, क्योंकि आप पॉइंट्स पहले बना चुके हो। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो डाउट्स हैं ग्लोबलाइजेशन में वो पूरे सॉल्व हो जाए। और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको सारी वीडियो टाइम पर मिल सके। चलिए, धन्यवाद।